हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 एपिसोड 23 का एनालिसिस। और हाजिमे इसायामा ने अटैक ऑन टाइटन के थ्रू आउट द स्टोरी कैसे फोर शेडोइंग की है, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि रमलिंग चालू हो चुकी है और एरिन बड़े ही केयरफुली वॉल्स टाइटन को आइलैंड से बाहर निकाल रहा है। और एरिन चाहे ये काम कि कितना भी केयरफुली कर, सिविल कैजुअलिटीज़ तो होकर ही रहेगी। और उसी का असर हमें इस एपिसोड में देखने को मिला, जहाँ पे हीच और बाकी के उसके साथी लोगों को मलबे से निकाल रहे हैं और उन्हें फर्स्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हम देख बहुत से लोगों ने अपने करीबियों को खोया है। वहाँ पे सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे कुछ लोग एरियन के साथ है और कुछ लोग एरियन के खिलाफ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फोर शैडोइंग। यहाँ पे सीजन 1 में कमांडर पिक्सिस ने एरियन को बताया था कि ह्यूमैनिटी के सामने अगर हम कोई बड़ा थ्रेट लाके रख दे तो वो अपने बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, अपना मतभेद भूलकर उस बड़े थ्रेट्स के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। पर ऐसा कोई बड़ा थ्रेट अभी फिलहाल तो पैराडाइज आइलैंड के लोगों के सामने उन्हें नहीं दिख रहा है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ ही झगड़ने में अब लग गए हैं। तभी हीच अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि वो हेडक्वार्टर जाके अपने बचे खुचे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके शांति बनाए रखने की कोशिश करे। और वो भी खुद हेडक्वार्टर चली जाती है। हेडक्वार्टर में जाने के बाद उसे बेसमेंट से आते हुए कुछ लिक्विड टाइप के मटेरियल फर्श पे बिखरा हुआ दिखता है और वो जल्दी ही समझ जाती है कि ये एनी ही हो सकती है। वो जैसे ही उस रूम में जाती है तो एनी उस पे पीछे से हमला कर देती है और उसे कहती है कि जैसे वो कह रही है वैसे करो, नहीं तो वो उसका गला काट देगी। पर एनी 4 साल उस हार्डनिंग में रहने के कारण उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उसने 4 साल तक कोई भी अपने मसल्स का या फिर अपने बोन्स का मूव नहीं किया था। जैसे कि हम देखते हैं जब स्पेस से एस्ट्रोनॉमर्स धरती पे वापस आते हैं तब वो कुछ दिनों तक चलने फिरने के हालत में नहीं रहते हैं, वो उसी तरह। पर जल्द ही हिच एनी को ओवर पावर करती है और उसे नीचे गिरा देती है। और एनी बोलती है कि अगर वो जैसा कहेगी, अगर वैसा हिच नहीं करेगी तो उसने खुद को अपने अंगूठी से उसने खुद को घायल कर लिया था। पर हिच भी एक बार सोचती है कि एनी इतनी वीक है तो वो कैसे अपने टाइटन फॉर्म में शिफ्ट हो सकती है। पर टाइटन्स की अनसर्टेनिटी की वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर हेडक्वार्टर तबाह हो गया तो उनके जो बचे खुचे रिसोर्सेस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए वो एनी की मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है। तभी एनी उनसे बताती है कि 4 सालों तक वो आर्मिन और हिच की बातें सुनते रहती थी और ये सुनकर हिच थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। और एनी उसे बताती है कि 4 साल तक हार्डनिंग में रहने के बावजूद उसे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि बाहर क्या हो रहा है। और वो हिच से पूछती है कि क्या आर्मी सच में सीरियस है रमलिंग के बारे में। और वो दोनों घोड़े पे बैठ के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तब एनी उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे उसे पैदा करने वाले पेरेंट्स ने छोड़ दिया था और उसके बाद में उसे लेनहार्ड नाम के एल्डियन ने पाला था, जिसने उसे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल तरीके से ट्रेन किया था वॉरियर कैंडिडेट बनने के लिए, ताकि उसकी ज़िंदगी सुधर सके। अब यहाँ पे देखो होता ऐसा है कि जो वॉरियर कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है बाकी एल्डियंस से। इसीलिए जिस आदमी ने एनी को बचपन से पाला था उसने उसे बचपन से ही मार्शल आर्ट सिखाया और बहुत ही फिजिकली एब्यूज़ भी किया। इसीलिए एनी के नज़रों में किसी के भी ज़िंदगी की कोई भी वैल्यू नहीं थी। पर जब वो पैराडाइज पे अपने मिशन के लिए निकलने ही वाली थी तब उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स थे लेनहार्ड, उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और उससे प्रॉमिस लिया कि वो जिंदा मार्ले में लौट आए अपना मिशन कंप्लीट करके। यहाँ से ही एनी का कैरेक्टर स्लाइडली चेंज होने लगता है। इसीलिए जब वॉल्स के अंदर पहुंचने से पहले यमिर का कैरेक्टर जॉ टाइटन को खा लेता है, तब एनी का ही कैरेक्टर होता है जो घर जाने के लिए इंसिस्ट करता है राइनर को और बार्थोल्ड को। मुझे अपने घर जाना है। पर वो दोनों रिफ्यूज कर देती है और राइनर बोलता है कि मैं अब इस मिशन को लीड करूंगा। पर एनी का मन रहता है घर जाने के लिए। और सिंपली मैं कहूँ तो ये कन्वर्सेशन एनी के कैरेक्टर को थोड़ा डेप्थ देने के लिए इस एपिसोड में डाली गई थी, क्योंकि हम जब से एनी को जानते हैं सीजन 1 से, तब से हम उसे ऐसे ही देखते आ रहे थे कि जैसे वो एक रूथलेस और हार्टलेस कैरेक्टर है जिसे
कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। कट टू द सीन, हम मार्ले में देखते हैं वॉरियर्स के फैमिली मेम्बर्स मार्लिन मिलिट्री को बताने की कोशिश करते हैं कि रम्बलिंग चालू हो चुकी है, वो जाके कुछ करे या फिर हमें यहाँ से जाने दे। पर मार्लियन सोल्जर्स उन पर भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोगों की कुछ चाल होगी, इसलिए वो उन सबको घुटनों के बल बैठने का ऑर्डर देते हैं और उन्हें शूट ही करने जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एल्डियंस लोग मार्ले में रहते हैं वो अपने बच्चों को वॉरियर बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। पर मार्ले की नज़र से अगर हम देखें, उनकी ज़िंदगी का कुछ भी वैल्यू उनकी नज़र में नहीं है। पर तभी मिस्टर लेनहार्ट यानी एनी के पापा अपनी बेटी को दिया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और वो उल्ट खड़े हो जाते हैं और उस मार्लियन सोल्जर पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लॉक ने कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले लिए है और वो सबको यानी कि जितने भी वॉलंटियर है या फिर बाकी के लोग हैं उनको बोलता है कि वो सब लोग एग्रेस्ट की साइड पे ज्वाइन हो जाएं। पर उसमें से एक वॉलंटियर मना कर देता है तो फॉल्क उसे जान से मार देता है और बाकी के वॉलंटियर्स को बोलता है कि प्राइड के लिए मारना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई गर्व की बात नहीं है। क्योंकि अगर हम फ्लॉक की नज़र से देखें तो ये एक मायने में सच भी है। क्योंकि आपको याद ही होगा सीज़न 3 का एपिसोड 16 हीरो, जब एरविन स्मिथ सभी लोगों को ऊंची ऊंची पट्टी पढ़ा के ले जाता है बीस्ट टाइटन के सामने और बीस्ट टाइटन सबको मार देता है। एरविन स्मिथ सबको बोलता है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए मरने जा रहे हैं, प्राइड के लिए मरने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें अपनी जान देने के लिए। और अब जब हॉल को उस सिचुएशन को अपने नज़रों के सामने लाता है तो वो देखता है कि उस सिचुएशन में खुद की जान देने की कोई भी वैल्यू अब इस सिचुएशन में नहीं है। इसीलिए वो सबको बोलता है कि वो सब एग्रेस्ट को ज्वाइन कर ले और वो वैसा होता भी है। उसके बाद मिकासा वहाँ पे आती है और फ्लॉक को पूछती है कि कैप्टन हांजी और कैप्टन लीवाई कहाँ पे है। तो वहाँ पे फ्लॉक बोलता है कि जिक ने उन दोनों को मार दिया। वो उस सिचुएशन में काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, इसीलिए उसने हांजी और लीवाई की रिवर में कूदने की बात मिकासा से छुपा ली। दूसरी तरफ आर्मिन फाल्को को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है क्योंकि उसका मानना होता है कि अगर उसने उसके एक्शन से कुछ साबित नहीं किया तो वो गाबी का ट्रस्ट गेन नहीं कर सकेगा और गाबी का ट्रस्ट गेन नहीं किया तो वो राइनर का और पीक का भी ट्रस्ट गेन नहीं कर सकेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि कॉनी फाल्को को लेके नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है और तभी फाल्को उसे पूछता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और कॉनी उसे बताता है हम साउथ से दूर एक अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं ताकि तुम्हारा अच्छे से इलाज हो सके। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फाल्को को पता है कि कॉनी कौन है, पर कॉनी नहीं जानता फाल्को को अच्छी तरह से और फाल्को को ये भी नहीं पता कि जब वो टाइटन में शिफ्ट हुआ तो एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे कि हमने पिछले कई एपिसोड देखा है कि जब लोग टाइटन बन जाते हैं उसके बाद लोगों को कुछ याद नहीं रहता। जैसे आर्मिन भी भूल गया था और एरेन भी भूल गया था, वैसे ही फाल्को भी अभी भूल गया है कि उसने जो टाइटन को इनहेरिट किया है और उसका भाई कोल्ट और पोर्को मारे जा चुके हैं। आखिर में हम देखते हैं कि हांजे आके मिलती है जनरल मिगेट से और पीक से और वो के बताती है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यहाँ पे हम फोरशैडोइंग देख सकते हैं कि जनरल मिगेट और कैप्टन लीवाई दोनों ही जीक को मारना चाहते हैं और कैप्टन हांजे और पीक ये दोनों ही रम्बलिंग को रोकना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।